नमस्कार जंटी में स्वागत आपका। मैं हूं योगेंद्र। आप देख रहे हैं खास खबर, और खास खबर में हम बात करेंगे सियासी महासमर के राजस्थान के दोनों फेज के 25 सीट, यानी कि पूरी 25 सीट दो फेज में, और मतदान प्रतिशत में गिरावट। किसका क्या दावा है वो तो आप स्क्रीन पर देखे होंगे कि बीजेपी का कहना है कि हमारा वोटर निकला है, बेशक परसेंटेज गिरा लेकिन 25-0 में कहीं को असर नहीं, उस पर कहीं कोई फर्क नहीं पड़ेगा। दूसरी तरफ कांग्रेस कहती है कि इस बार डबल डिजिट में हम लोग सीटें लेंगे, वो 10 भी हो सकती हैं और 25 भी हो सकती हैं गठबंधन के साथ में। खैर, किसके दावे में कितना दम है और उसका आधार क्या है, ये हम चर्चा करेंगे। हमारे साथ कृष्ण कुमार जानू साहब भाजपा से हैं, भीमराज जाखड़ साहब कांग्रेस से हैं, उमेंद्र दादी साहब वरिष्ठ पत्रकार, और अनिल सेन हमारे सहयोगी हमारे साथ में हैं। उमेंद्र जी, आपके पास मैं आना चाहूँगा। परसेंटेज का गिरना, राजनीतिक दल अंदर से तो जानते हैं कि उनकी नींदें उड़ी हुई हैं, लेकिन लोकतंत्र के लिए भी मुझे लगता है कि कोई अच्छी बात नहीं मानता मैं से कि परसेंटेज गिरे। आप किसी को भी दीजिए लेकिन वोट डालिए, इतने प्रयास किए जाते हैं। आपका एक लंबा एक्सपीरियंस है, क्या ऐसा होता है कि वोटिंग परसेंटेज कम या ज़्यादा से कुछ विशेष असर पड़ता हो कि हाँ इस पार्टी के लिए? वोटिंग पे तो पड़ता है, अगर वोटिंग होती है तो असर कहीं तो पड़ता होगा, लेकिन चुनाव परिणामों पर कि जैसे बीजेपी राजस्थान में 25-0 पे है, वोटिंग कम हुई तो उस पर असर पड़ जाएगा, या कांग्रेस को इससे बल मिल जाएगा, या ज़्यादा परसेंटेज हो जाती तो बीजेपी को बल मिलता, कांग्रेस को कमजोरी महसूस होती, ऐसा कुछ है इससे? योगी जी, इसको हम ये ऐसा कह सकते हैं कि देखिए, मतदाताओं में जागरूकता होनी चाहिए। सरकार के भी बहुत प्रयास होते हैं कि अधिक से अधिक वोटिंग हो, खूब इसके लिए प्रचार प्रसार भी होता है, लेकिन कम वोटिंग को हम ये नहीं मान सकते हैं किसी दल के पक्ष में या विपक्ष में। जहाँ तक ये मैं कह सकता हूँ कि जो आइडियोलॉजी का व्यक्ति है ना, चाहे कांग्रेस की आइडियोलॉजी का चाहे बीजेपी का, वो तो वोट डालने जाता है। जो किसी से प्रतिबद्ध नहीं है, जिनका कोई लेना देना नहीं है, ठीक है मैं किसी को भी वोट दूंगा, वो व्यक्ति साइलेंट हो जाता है। और मैं मानता हूँ कि जो किसी पार्टी से बंधे हुए हैं तो उन्होंने वोट डाला ही डाला है। यानी मैं कह सकता हूँ कि जो बीजेपी कांग्रेस का जो कटिबद्ध वोट है वो डाला है। जो साइलेंट वोट है, ऐसे में क्या लगता है जो साइलेंट वोटर होता है, ना हम इसको लहर कह सकते हैं ना एंटी इनकम्बेंसी कह सकते हैं? मैं उसी विषय पे आ रहा हूँ योगेंद्र जी। हाँ। हम ये कह सकते हैं कि मतदाता 3 प्रकार के होते हैं। जो एक तो ऐसा है कि आप चाहे सोने के हो जाओ तो भी मैं आपको वोट दूंगा। एक ऐसा है कि आप यदि आप कितने बुरे हो तो भी मैं आपको वोट दूंगा। एक ऐसा है आप मुझे सोने से तोल दो तो मैं आपको वोट नहीं दूंगा। एक ऐसा है कि हवा को देख के इधर भी गया उधर भी गया, कुछ परसेंट होते हैं। जी हाँ, तो इधर उधर वाला ना वो कई दफे बहुत ही चौंकाने वाले परिणाम ले आता है, क्योंकि वो देखता है कि ठीक है, वो इधर उधर वाला मतदाता हवा को देख के चलता है। माहौल किसका है, किसकी ज्यादा चर्चा है, किसकी ज्यादा लॉबिंग है, उसको देख के। तो मैं समझता हूं कि जो हवा वाला मतदाता ना, तो ये वो साइलेंट मतदाता जो वोट डालने आया। अब ये है कि इसको हम ये कह सकते हैं कि जिस प्रकार से चुनाव आयोग ने जो कड़े निर्देश बनाए, जिस प्रकार की व्यवस्था की, उसका भी कारण मैं मान सकता हूं मेरी सोच के हिसाब से। उसमें हो सकता है कि पहले देखिए जो छोटे चुनाव होते हैं उसमें लाने के साधन भी होते हैं, घर घर उसकी मेजबानी भी होती है। मैं यहाँ एक बात कहना चाहूंगा, मुझे बहुत अच्छे से ध्यान में कवरेज में था। मार्गरेट अल्वा जी, मतदाता दिवस मनाया जाता है 25 जनवरी को मनाया जाता है शायद, तो उस दिन उन्होंने, वो राज्यपाल थी राजस्थान की, इलेक्शन डिपार्टमेंट की ओर से आयोजन किया जा रहा था, तो उन्होंने एक बड़ी एक सटीक और एक मज़ेदार बात कही कि देखिए लोकतंत्र का उत्सव होता है और उत्सव को उत्सव की तरह से मनाया जाना चाहिए, कि कहीं पर होर्डिंग नहीं लगने देते हो, इसका झंडा नहीं लगाओगे, उसका ये करोगे और उसके। बोलो चुनाव का पता कैसे चलेगा? चुनाव का तो पता तभी चलता है कि आपके साथ स्टेंसिल से लगा करके, ठीक है आप परमिशन ले लीजिए कि मेरे घर पर आप नहीं लगाएंगे, किसी का झंडा लगा हुआ है, कहीं होर्डिंग्स लगे हुए हैं, आप इतनी तो लिमिट तय कर दी कि आप गाड़ियों के साथ नहीं निकलोगे, रैलियां नहीं निकालोगे, फिर पता कैसे लगेगा? सभाओं से केवल थोड़ी पता लगता है, कोई किसी पार्टी की भी हो, लेकिन उत्सव को तो उत्सव की औपचारिकता बनकर के रह गया। केवल पहले होते थे, टोलियां लगती थी, नारे लगते थे, और बड़े उससे, हाँ ये बात ठीक है कि हिंसक घटनाएं होने की वजह से कई बार पार्टियों के कार्यकर्ता आमने सामने होते हैं तो उलझन बन जाती हैं, लेकिन उन्होंने बड़ी नाराजगी से जाहिर की थी कि देखो हम इसको फेस्टिवल के रूप में तो मनाने की कोशिश करते हैं, लेकिन फेस्टिवल जैसा बनता ही नहीं, ये तो ऐसा लगता है कि वास्तव को शोक सभा मना रहे हैं। जी,
बिल्कुल सहमत सटीक हूं। कहा था उन्होंने ये जी, बात पे। बिल्कुल मैं भी इस बात से सहमत हूं। दीपावली पे यदि फटाके नहीं हो, होली पे यदि गुलाल नहीं हो तो उत्सव नहीं होगा। यानी एक ये हो सकता है कि शराब पे बैन होना चाहिए, नोट नहीं देने देंगे, तो पहले से भी रहा है। झंडे होने चाहिए, बैनर होने चाहिए, नारेबाजी होनी चाहिए, सभाएं होनी चाहिए। लगे तो सही, लगे तो सही चुनाव हो रहा है। हाँ, इससे भी एक अवेयरनेस का माहौल बनता है। यानी अच्छा, जब सभा होगी, झंडे होंगे, बैनर होंगे, नए नारे भी आएंगे। मैं 1977 से चुनावी राजनीति को थोड़ा समझता आया हूं और देखता हूं। तो देखिए पहले किस प्रकार के नारे होते थे, बच्चे बिल्लों के लिए घूमते थे, आपने भी इकट्ठे किए होंगे, मैंने भी इकट्ठे किए हैं। उन सब चीजों का माहौल कहां है? अब न कोई बिल्ले की बात आती है, न कोई नारेबाजी की बात है। अब तो केवल मुद्दे कांग्रेस देती है, उन मुद्दों पे बीजेपी सफाई देती है। इस प्रकार का चुनाव हो गया। अब तो बिल्ले नहीं बिल्ले हो गए। हाँ, अब तो बिल्ले हो गए। यानी अब तो यह है कि चलिए मैं उमेंद्र जी आ रहा हूं। आपने बहुत ही सटीक और बिल्कुल मजेदार बात की। वोटिंग परसेंटेज गिरावट का एक सबसे बड़ा कारण है, प्रयास सरकारी किए जाते हैं, लेकिन वो जब तक जनमानस के पटल पर नहीं बैठते हैं। पहले चर्चाएं होती थी, चाय की थड़ी हो, मॉर्निंग वॉक पे लोग जाते थे, तो हम जैसे झुंड घूमते थे तो उसमें चर्चा सुनते थे, और वहीं से बैठे बैठे सरकार बने नहीं बने किसी की, लेकिन वहीं से कैबिनेट भी बना देते थे कि ये लोग मंत्री बनेंगे। पता नहीं प्रधानमंत्री या मुख्यमंत्री कौन बनता था, लेकिन वो कैबिनेट बना देते थे। जानू साहब, आपके पास में आना चाहूँगा। आपकी पार्टी के नेताओं ने दावा किया है कि वोटिंग परसेंटेज गिरे चाहे बढ़े, लेकिन हमारी 25-0 पर कोई आंच नहीं आएगी, यानी कि हैट्रिक हम 25-0 की लगाने जा रहे हैं। तो इसका आधार क्या है? और अगर मान लो फर्स्ट फेज की वोटिंग से अगर बीजेपी चिंतित नहीं थी, तो सेकंड फेज के लिए इतने जतन क्यों किए गए? देखो, भारतीय जनता पार्टी का अतीत का अनुभव जो है वो ये बताता है कि हमने 2 बार लगातार 25 सीटें प्राप्त की हैं, और उसी अनुभव को आधार मानकर हम कोशिश कर रहे हैं कि हम हैट्रिक लगाएंगे, और उस दृष्टि से योजना रचना और कार्यकर्ता ने मेहनत की है। निश्चित रूप से हम लगातार तीसरी बार की ट्राई में हैं, और लगातार 10 साल से मोदी जी प्रधानमंत्री के रूप में काम कर रहे हैं। मोदी जी के प्रधानमंत्री के काम के खिलाफ कोई एंटी इनकम्बेंसी नहीं है। ये इस बात का प्रमाण अभी दिसंबर के चुनाव नतीजों से पता चल चुका था, और भारतीय जनता पार्टी ने इसीलिए उद्घोषणा की थी कि कमल का फूल हमारा चुनाव चिन्ह है, उम्मीदवार है, और नेता हमारे मोदी जी हैं। इन दोनों बातों को इस चुनाव में भी हम लेकर चले हैं। पहले चरण की कम वोटिंग के बाद निश्चित रूप से जितनी स्ट्राइक हमारे यहाँ हुई, उतनी स्ट्राइक कांग्रेस के यहाँ हुई, उतनी स्ट्राइक चुनाव आयोग के यहाँ भी हुई कि क्या लोग चुनाव का बहिष्कार कर रहे हैं, क्या लोगों की चुनाव प्रणाली में रुचि नहीं रह गई है। जब इतने सारे विकल्प मौजूद हैं, चुनाव आयोग ने तो नाटो का विकल्प भी दिया है, लोग चुनाव से दूर क्यों भाग रहे हैं? 50% के आसपास रहेगा तो ये लोकतंत्र के लिए अच्छा संकेत नहीं है। इसलिए सब प्रकार के लोगों के सम्मिलित प्रयास से दूसरे चरण में कुछ वोटिंग बढ़ी, लेकिन लोकतंत्र में कुछ विषयों पर जिस प्रकार का मैसेज जाता है कि भारतीय जनता पार्टी पिछले चुनाव में बहुत बड़े बड़े अंतर से जीती थी, इस चुनाव में उसी को आधार मानकर हमारे नेताओं ने शुरू में कहा कि हम हर सीट 5 लाख से ज्यादा अंतर से जीतेंगे, लेकिन वो अंतर इसलिए खत्म होता नजर आएगा क्योंकि वोटिंग प्रतिशत उस अनुपात में नहीं आई। फिर भी भारतीय जनता पार्टी की जो स्थिति है, जो ग्राउंड रिपोर्ट है, जिस प्रकार कार्यकर्ताओं ने मेहनत की है, और भाजपा का कार्यकर्ता जिस कमिटमेंट से काम करता है, उससे लगता है कि कुछ जगह हमें कांग्रेस टक्कर जरूर देने की स्थिति पैदा कर रही है, लेकिन जीत 25 की 25 सीट भारतीय जनता पार्टी। चलिए, ये तो आप मान के चलते हैं कि जो बम्पर वोटिंग के साथ में जो डिफरेंस होना चाहिए था वो नहीं होगा, लेकिन आप सीट जीतते दिखाई दे रहे। चलिए भीमराज जी, आपके पास में आना चाहूँगा। एक चीज़ बीजेपी जरूर मानती है कि डिफरेंस जो वोट जीत का अंतर है वो कम हो सकता है, लेकिन 25 जीतेंगे। आपकी पार्टी कह रही है कि डबल डिजिट में आएंगे, तो उसका क्या है आधा डबल डिजिट में? 10 से लेके 25 तक का दावा कर रहे हैं आप भी। मैं बिल्कुल कह रहा हूँ कि जो वोटिंग परसेंटेज है वो 2019 के मुकाबले कम रहा है। सिर्फ 2 सीटों पे बढ़ा है, जिसमें कोटा है वहाँ 1.2 है, बाड़मेर में 0.95, 2 सीटों पे बढ़ा है। बाकी जो 23 सीटें वहाँ वोट प्रतिशत कम रहा है। बाकी लोकतंत्र के लिए ये संकेत अच्छे नहीं है। और अभी आप एक चीज़ का जिक्र कर रहे थे कि पैसों की बाउंडेशन होगी, ये हो गई और हो गई, तो मैं तो एक बात जरूर कहना चाहूँगा कि पैसों की बाउंडेशन बिल्कुल लागू होनी चाहिए, उसमें कोई बात नहीं है। सुनिए, क्योंकि मैंने ये देखा है, मेरे से सीनियर बैठे हैं, एक भाई के अलावा तीनों सीनियर है मेरे से, कि जो बुद्धिजीवी लोग हैं, ऐसे लोग, सरकार कांग्रेस की हो, बीजेपी की हो, बसपा सपा किसी की हो, ऐसे लोग जो 10th पढ़ के कैबिनेट मिनिस्टर बन जाते हैं, बाहुबल धनबल या विरासत में मिली राजनीति के, वो डॉक्टर को बताएंगे कि आपको चिकित्सा ऐसे चलाना है।
तो इन चीज़ों पे जैसे बुद्धिजीवी वर्ग को यदि अपने सत्ता सौंपते हैं या कोई बुद्धिजीवी लड़ना चाह रहा है तो फिर भी उसके पास पैसे नहीं हो तो चुनाव नहीं लड़ पाएगा। तो ये सोचने वाला विषय जरूर है। और तो मैं ये कहना चाहूँगा पैसों का बाउंडेशन जरूर लगना चाहिए ताकि कोई बुद्धिजीवी वर्ग है, प्रोफेसर है, वकील है, आपके पत्रकार पैसे की लिमिट होनी चाहिए, लेकिन बिल्कुल, लेकिन कुछ राइडर्स ऐसे लगा दिए उससे महसूस नहीं होता कि चुनाव भी हो रहा है। वो जरूर है, बट मैं इतना कहना चाहूंगा, मैं तो एक आपको पहले भी आपके चैनल पे बताया, सबको भी गिरा देता हूँ कि पूर्णिया का कल लोकसभा का चुनाव हो रहा है, पूर्णिया सीट पे वोटिंग हुई तो मुझे याद आया कि वहाँ एक अजीत सरकार हुआ करते थे। वो कभी वोट मांगने नहीं जाया करते थे, पोलिंग बूथ पे गमछा टांग दिया करते थे कि जिसको वोट मुझे देना है वो 1 रुपये का सिक्का डाल दे। एक कार्यकर्ता वहाँ बैठा रहता था, वो ये इसकी उसका एक ही काम था कि आपको ये ध्यान रखना है कि कोई वोटर 2 सिक्के नहीं डालते, और वो पोलिंग पार्टी को बता दिया करता था कि मुझे इतने वोट आएंगे। बट वो जैसे ही पोलिंग खत्म हुई वो कभी घर नहीं रुकता था और कभी 1 रुपये का कोई पार्टी उस पर भ्रष्टाचार का आरोप नहीं लगाया। बाद में जो इंसिडेंट हुआ उससे ठीक है, उसकी लोगों ने जान ले ली, पर वो एक एग्जाम्पल भी है, अपवाद भी है कि ऐसे लोगों की अपने को जरूरत है। वो 365 दिन 24 घंटे जनता के बीच रहा करते हैं। राजस्थान में भी ऐसे बहुत उदाहरण है। कॉमरेड शौकत सिंह है, उजला अरोड़ा है, गिरधारी लाल भार्गव है, मदन सिंह दाता है, कोटा से मुक्तिलाल मोदी शायद कोटपुतली से थे। कोटा से एक नेता होते, मैं नाम भूल रहा हूँ। कोटा से रघुवीर सिंह कौशल भी रहे हैं, बिल्कुल, उनके अलावा और भी कृष्ण कुमार गोयल, नहीं एम पे नाम था, वो थे। तो ये उदाहरण रहे हैं। तो इन लोगों के, ऐसे लोगों की अपने को जरूरत है। मैं कहूँ ऐसे उदाहरण मिलने भी चाहिए समाज को। पिछले चुनाव में मैंने देखा था, गिरधारी मैया थे, उन्हें ऊँट पे चढ़ के वोट मांगे तो मैंने उनसे कहा था फोन करके कि आप गाड़ी पे मत चढ़ना, पर ठीक है आजकल तेज आधुनिकता दौर है, उन्होंने यूज की, वहाँ पैदल मांगो तो अच्छा संकेत जाएगा। जो पूंजीवादी दौर है इसके अंदर पैसे को जितना नहीं, लेकिन चलिए ये तो वोटिंग परसेंटेज की बात हुई। आपका जो दावा है मैं उसका जवाब दे रहा हूँ। केंद्र सरकार ने जो तानाशाही जिस तरह बर्फाई है, किसानों पे देख लीजिए, मजदूरों पे देख लीजिए, आप मेडिकल में देख लीजिए, एजुकेशन में देख लीजिए, विदेश नीति पे देख लीजिए। कोई एक कहावत चली थी पहले समाज में चलती थी कि ऐसा कोई सगा नहीं जिसको हमने ठगा नहीं। इलेक्ट्रल बॉन्ड का खुलासा दे, निर्मला सीतारमण के पति खुद कह रहे हैं प्रकला प्रभाकर जी का इलेक्ट्रल बॉन्ड दुनिया का सबसे बड़ा घोटाला है। अभी 2 घोटाले और आएंगे बड़े बड़े, एक प्रधानमंत्री फसल बीमा का योजना, एक फास्ट टैग का घोटाला आपको खुलेंगे। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना इस इलेक्ट्रल बॉन्ड से बड़ा घोटाला है, वो भी खुलेगा, क्योंकि 10 कंपनियां, जिसमें 7 कंपनियां तो प्राइवेट है और 3 सरकारी तो नो लॉस नो प्रॉफिट में कार्य करी है, और प्राइवेट का 2020 तक का आंकड़ा है सर, उसमें 40,000 करोड़ रुपए प्रॉफिट में चले। आखिर किसके इशारे पे? और किसान 2021 के बीमा को लेके बैठे हैं। इनकी सरकार, आज सरकार है, फसल निकल रही है किसानों की, किसान वोट डाल रहे होंगे। तो मैं एक जानकारी देना चाहता हूं कि पिछली सरकार में हमने 1,000 गवर्नमेंट या कांग्रेस ने लगाई थी, और सरसों 7,000 रुपए क्विंटल बिक रही थी। उन्हीं किसानों की आज 4,500 क्यों बिक रही है? कॉटन 10,000 रुपए क्विंटल बिक रही थी, वो 6,000 क्यों बिक रही है? गेहूं का इन्होंने 2023 के घोषणा पत्र में कहा था हम 2,800 रुपए प्रति क्विंटल खरीदेंगे, आज वो 2,400 रुपए क्यों खरीद रहे हैं? 10.73 करोड़ नरेगा मजदूरों को उन्होंने आज से 2 महीने पहले बाहर निकाला। क्या गलती थी उन गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वालों की? तमाम मुद्दे। और एजुकेशन का सेक्टर मैं कहना चाहता हूँ, यूपीए गवर्नमेंट थी, वर्ल्ड की 200 यूनिवर्सिटियों में एक यूनिवर्सिटी हिंदुस्तान की थी, आज 300 में नंबर आ गया उसका। और जो यूपीए गवर्नमेंट के अंदर जो 18 से 25 साल के बच्चे हैं जो कॉलेज पार करता है, तो उसका रेशियो आज 28% है, यूपी में 35% था। तो आपका मानना है कि एक मेडिकल के अंदर नाराजगी का असर दिखेगा इस पे? बिल्कुल। मैं एक सबसे बड़ी बात कहता हूँ कि मैंने कल परसों रिपोर्ट पढ़ी है समाचार पत्रों में, 2 साल से देश के अंदर टीबी की दवाइयां नहीं आ रही। नेताओं के, कर्मचारियों के, कोई से नेता हो, चाहे कांग्रेस बीजेपी बसपा, उनके कोई खर्चे कम हो रहे हैं बताइए, पर उन गरीबों को क्यों आप उनके साथ क्यों अन्याय कर रहे हो? क्यों उनकी पीड़ा को आप समझ क्यों नहीं रहे? आप बताइए इस चीज़ का जवाब मैं तो जानना चाहता हूँ आपके चैनल के बाद। और जो मेडिकल का खर्चा है, मैंने आज ही समाचार पत्रों में पढ़ा है 160% 2018 के बाद खर्चा बढ़ गया, प्रीमियम बढ़ गया। तो आखिर कहाँ लेके जा रहे हो? महंगाई है, पूरे 18 महीने में कच्चा तेल है वो $50 सस्ता, आप कम कीजिए ना। आपकी रिपोर्ट 2017 की उठा के पढ़ना चाहिए बीजेपी का। हमने क्या फैसला किया था कि मार्केट हिसाब से अप डाउन होगा, उसको आपने कैंसिल कर दिया अपनी रिपोर्ट। चलिए मैं वापस आऊंगा, अनिल आपके पास में आना चाहूंगा। वोटिंग परसेंटेज एक चिंता का कारण है, और अंदर खाने राजनीतिक दल भी सुगबुगाहट में लग गए कि यार नफ्स टटोलने लग गए, नीचे ब्लॉक तक की जानकारी जुटा रहे हैं कि तेरे यहाँ क्या पोजीशन थी। दावे और हकीकत दोनों में अंतर है? देखिए बिल्कुल है। और राजस्थान में अगर खासतौर से देखा जाए, इस बार का चुनाव कुछ अलग ही नजर आया है। लोकसभा की 25 सीटें हैं, इन 25 सीटों पर जातिगत चुनाव अगर कहीं फैक्टर बनाता है तो वो ही बता रहा है कि मुकाबला आमने सामने का है। राजस्थान में पिछले 2 चुनाव का इतिहास उठा के देख लिया जाए, लग जरूर रहा था कि 2-3 सीटें पिछले चुनाव में भी कि हाँ ये फाइट में है, लेकिन वहां पर भी ये लग रहा था कि नहीं बीजेपी क्लीन स्वीप कर जाएगी।
इस बार के चुनाव में 1 दर्जन के करीब सीटें हैं जो कि मुकाबले में फंसी हुई हैं। दिग्गज जो भारतीय जनता पार्टी के हैं, केंद्रीय मंत्री तक की सीट जो है वो भी मुकाबले में फंसी हुई है। और इसकी साफ साफ वजह है, जाट वर्ग का जो वोट है वो कांग्रेस की तरफ पॉजिटिव सा नजर आ रहा है। SC/ST का जो वोटर है, और इसमें भी गुर्जर जो वोट है वो भी, जो पूरी राजस्थान का वोटर है, वो कांग्रेस की तरफ एक झुकाव नजर आ रहा है, जो कि एक सर्वेज की रिपोर्ट कहीं ना कहीं बताती है। उस आधार पर अगर देखा जाए तो ये जो मुकाबले बने हैं, चाहे शेखावाटी का देख लिया जाए, नागौर सीट बेल्ट का देख लिया जाए, बाड़मेर जो सीट है वो बड़ी दिग्गज सीट मानी जाती है, त्रिकोणीय मुकाबला वहां पर है, उस सीट को देख लिया जाए, ये तमाम जो स्थितियां हैं, ये राजस्थान में जातिगत चुनाव जो ज़्यादा बड़ा है उसी को आधार को देखते हुए लग रहा है कि जो मुकाबले यहाँ पर बने इसमें शायद कांग्रेस कुछ सुखद तस्वीर देख सकती है। हालांकि ऐसा नहीं है कि वो बीजेपी से ज़्यादा सीट शायद गेन करके ले जाए, लेकिन फिर भी जो लगातार पिछले 2 चुनाव में हार का मुंह देखते हुए आ रही है, 0 जो आंकड़ा था उस 0 के फिगर को यहाँ पर बदल सकती है। और इसमें भी दौसा शेखावाटी से कुछ जो तस्वीर है वहाँ से कुछ पॉजिटिव कांग्रेस अपनी तरफ लेकर आ सकती है। जी बिल्कुल, तो कांग्रेस के लिए कुछ राहत की बात हो सकती है। जानू साहब, आपके पास में आना चाहूँगा। देखिए, वोटिंग परसेंटेज को लेकर के चिंता सबकी है और राजनीतिक दल भी इसी समाज की। हम लोगों की तो चिंता है कि यार इतना सब कुछ करने के बावजूद भी वोट नहीं डाला। बहुत सारे लोगों से पार्टियों के नेताओं ने भी अपील की, आप किसी को भी डालिए लेकिन वोट जरूर डालिए। वोट नहीं डालोगे तो उससे कुछ हासिल होने वाला नहीं है, लेकिन एक मैसेज ये जरूर जाएगा कि लोग बेरुख हैं। बेरुखी जो है वो लोकतंत्र के लिए ठीक नहीं है, निराशा महसूस होती है उससे। तो अनिल, एक चीज़ और जानना चाहूँगा, तो इससे ऐसा लगता है कि ना कोई एंटी इनकम्बेंसी ऐसी चीज़ थी और ना ही कोई लहर दिखाई दे रही है। बिल्कुल लहर दिखाई नहीं दे रही है। एंटी इनकम्बेंसी का फैक्टर तो पता लगेगा कि आखिरकार कितनी नेगेटिविटी रही। 10 साल की नाराजगी कुछ हद तक तो हो ही जाती है, लेकिन इतनी नाराजगी भी नहीं है जितनी कि यूपीए ट्यूब के बाद में हमने देखा था कि जनता का रुख जो था बदलता हुआ नजर आया। राजस्थान में उस समय हमने देखा था 2014 में बम्पर वोटिंग हुई थी, लगभग 12 से 14% का अंतर उसमें था। तो वो अपने आप से आंकड़े बता रहे थे कि इस बार तख्ता पलट जैसी स्थितियां हो गई हैं, सरकार पूरी बदलने जा रही है। और वो सर्वेज की रिपोर्ट से बिल्कुल साफ साफ तस्वीरें नजर आ रही थी। अब जो स्थितियां हैं, लहर जो थी मोदी लहर जो 2014 में रही, उसके बाद हमने देखा कि सर्जिकल स्ट्राइक का एक जो 2019 में करंट रहा वो वोटर को खींचकर लेकर आया। इस बार का जो चुनाव यहाँ पर रहा, हालांकि योजनाओं से जरूर प्रभावित होंगे, जनता वोट दिया है, ऐसा भी नहीं है कि मोदी जी से प्रभावित नहीं है, लेकिन फिर भी जितना करंट पिछले 2 चुनाव में पक्ष में रहा है बीजेपी के, शायद लगता नहीं इस बार इतना कुछ करंट यहाँ पर रह पाएगा। और उसका सबसे बड़ा फैक्टर यही है कि जिस तरह से जातिगत चुनाव का प्रभाव राजस्थान में रहा है, और उस प्रभाव का असर यही है कि जो लोग कांग्रेस की तरफ पॉजिटिव जा रहे हैं या फिर अपने नेता के साथ के अंदर कांग्रेस को वोट कास्ट करने के लिए पहुंच रहे हैं, वो असर कहीं ना कहीं मोदी फैक्टर को कम करता हुआ नजर आ रहा है। और इसीलिए इन सीटों पर मुकाबला यहाँ पर देखा जा रहा है। जी बिल्कुल, एक मुकाबले की बात है और मुकाबले का परिणाम 4 जून को निकल करके आएगा। ओवरऑल अगर इस देश की बात करें तो वोटिंग परसेंटेज में इजाफा कहीं पे भी नहीं हुआ। उत्तर प्रदेश, जिसमें ये माना जा रहा था कि सियासत का गढ़ है, लेकिन वहाँ पे भी अब तक की सबसे बड़ी गिरावट बताई जा रही है पिछले कुछ जो चुनाव में हैं उनसे। मैं एक बार फिर आना चाहूँगा जानू साहब आपके पास में, समय कम है, 30 सेकेंड में जानना चाहूँगा आपसे। आपने आर्ग्यूज भी दिए कि भाई ये कारण है, इस वजह से हम लोग 25 सीट जीत रहे हैं, लेकिन आपकी पार्टी में बार बार ये बात कही जा रही है और अंदर खाने में यह भी चर्चा है कि कुछ सीट पर, क्योंकि अब होने को कुछ नहीं है, जो होना था हो चुका, अब तो ईवीएम पे जा चुके, अब हम कयास लगा रहे हैं और रिजल्ट जब 4 तारीख को आएगा हकीकत तभी पता चल पाएगी। लेकिन कहीं न कहीं पार्टी के अंदर खाने में चिंता जरूर है। देखो, राजनीति में भारतीय जनता पार्टी का जो स्वभाव है वो पार्षद से लेकर सांसद तक के चुनाव को बहुत संजीदगी और गंभीरता से लड़ती है, पूरी ताकत लगाते हैं हम। आपने देखा हुआ हैदराबाद के पार्षद के चुनाव में भी हमारे राष्ट्रीय नेता और राष्ट्रीय अध्यक्ष भाषण करने जाते हैं, यूपी के मुख्यमंत्री योगी जी भी जाते हैं। इस चुनाव में भी हमने कोई संजीदगी की कमी नहीं रखी। राजस्थान में करीब 144 के करीब सभाएं हुई, उनमें राहुल गांधी ने 2 की हैं, प्रियंका ने 3 की हैं, और बाकी जो है अधिकांश सभाएं और अधिकांश जनता को अवेयर करने का कार्यक्रम जो रहा सारा, वो भारतीय जनता पार्टी ओरिएंटेड रहा है। कुल मिलाकर के जो सारी रणनीति है उसमें भाजपा का कार्यकर्ता मोबिलाइज है, भाजपा का वोटर भी मोबिलाइज है। बिल्कुल, तो लेकिन हवा वाला कांग्रेस खामोश रही, कांग्रेस ने बिल्कुल। चले मैं आपके सामने खामोशी तोड़वाता हूं। भीमराज जाखड़ साहब तोड़ेंगे ये तो। जाखड़ साहब, आपने सुना कि आपकी पार्टी के नेताओं ने अगर प्रयास किया होता तो शायद वोटिंग परसेंटेज बढ़ती। अब वोटिंग परसेंटेज आपकी पार्टी के नेताओं से अगर प्रभावित होकर बढ़ती तो जाहिर सी बात है कि वो आपकी तरफ जाता।
ये इनको सुकून भी मिल रहा है इससे कि आप लोग खामोश रहे तो उसका बेनिफिट इनको भी, यानी कि जो वोट पड़ा वो बीजेपी का तो पड़ गया, आपका रह गया। देखो ये कयास है, बाकी मैं आपको बता देता हूँ कि बीजेपी ने जो अत्याचार ढाए और जो संविधान बदलने की इनके नेताओं ने बात की, हेगड़े जी ने, ज्योति मिर्धा ने, हेगड़े जी ने तो बड़ी संसद में कहा, और जो जिस तरह की तानाशाही हुई उसके खिलाफ जनता जागरूक थी और कांग्रेस का कार्यकर्ता हर एक वोट तक पहुंचा है। बीजेपी के नेता नजरअंदाज किए क्योंकि ये गए, इनकी सभाएं खाली रही, कुर्सियां खाली रही, किरोड़ी जैसे नेता डांटते फटकारते रहे, और जो SC ST का वोटर है जो किसान वर्ग से बाहुल्य एरिया में रहता है, उन्होंने बम्पर वोटिंग की है और वहाँ कहीं दंगे नहीं हुए। जबकि ये करौली, धौलपुर, दौसा, भरतपुर में हर चुनाव के अंदर छुट-पुट घटनाएं होती है। अब की बार कुछ नहीं रहा, उन्होंने वन साइडेड वोट किया है। और मैं आपको दावा कर रहा हूँ चैनल के माध्यम से, इनको सकून है तो सकून इनको और दिला देंगे 4 तारीख को। कांग्रेस 13 और कांग्रेस का गठबंधन 13 से ऊपर सीटें जीत के आ रहे हैं और केंद्र के अंदर इंडिया गठबंधन की सरकार बनेगी। और जो किए हुए घोटाले हैं बीजेपी, चले आप तो आधी सीट पे कंप्रोमाइज कर, आपके नेता तो 25 की बात कर देते हैं कभी 25 मैं आपको कह रहा हूँ, 25 का नहीं, मैं मेरी तरफ से कंफर्म कह रहा हूँ, 13 सीटें का इंडिया गठबंधन की जीत के आ रही है और बड़े मार्जिन से जीतेगी। और इनका जो ईगो था, घमंड था, इन्होंने क्या किया, पूंजीपतियों के लिए तो रेड कारपेट बिछाए और किसान मजदूर, मैं कंक्लूड कर दूं, किसान गए तो लाठी गोली से बंदूक बात करी और किसान आंदोलन 10 देशों में चल रहा है। ऐसा जो इंडिया में मोदी सरकार कर रही है उस तरह किसी कहीं भी। उमेंद्र जी आपके पास में आना चाहूंगा, ये तो तय माना जा सकता है कि वोटिंग परसेंटेज कम होने से बेशक यहाँ के दावे में, मेरा अनिल से भी सवाल था, आपसे भी है, जो दावे चैनल्स पे और बाहर दिखाई दे रहे हैं और अंदर खाने में उसमें अंतर है, चिंता है? देखिए चिंता होना स्वाभाविक है। हाँ। शादी तय होती है, जब तक फेयर नहीं हो जाए तब तक चिंता होती है, कहीं दुल्हन मचल नहीं जाए, कुछ नहीं जाए, तो दूल्हा भी तो मचल सकता है कि मैं नहीं करूंगा। हाँ, तो चिंता होना स्वाभाविक है, चिंता करनी भी चाहिए। जो गंभीर व्यक्ति को चिंता करेगा और जो ठीक है मजाक में ले लिया, हाँ आएगा हो जाएगा जो होगा, वो चिंता नहीं करेगा। तो मैं कहना चाहता हूं आपके चैनल के माध्यम से, एक तो इसका कारण ये भी, इन्होंने जो माहौल बना दिया ना ये जानू जी की पार्टी ने, 400 पार, तो लोगों ने कहा मैं वोट दूंगा या नहीं दूं, आएंगे तो आएंगे सही, इसलिए मैं दूं या नहीं दूं, एक ये भावना भी लोगों में बढ़ी। इसका भी एक कारण मान सकते हैं। यानी जिस प्रकार से कार्यकर्ता को जुटना चाहिए था, जिस प्रकार से दोनों पार्टी है, मैं इनकी नहीं कह रहा, दोनों पार्टी कार्यकर्ताओं को लाना चाहिए था, जिस प्रकार से आग्रह करना चाहिए था, मोदी जी की राम राम को कह दिया, ठीक है गांव गांव में पहुंचा तो राम राम, ठीक है, लेकिन राम राम के बाद उसको लेके तो आओ वोटर को, आपने कोई प्रयास नहीं किए। कुल मिला के कार्यकर्ता भी बैठ गया कि हम तो 400 पार आ रहे हैं हम। यानी ये जो सब चीजें हैं, इसको या पॉजिटिव नहीं कह सकते, नेगेटिव बात कह सकते हो। यानी जी एक ये हो गया माहौल कि यार हम तो जीत तो रहे हैं, क्या मेहनत करनी है, जीत तो रही है, तो इसलिए आप दो तो कई लोगों ने सोचा कि मैं वोट दूंगा नहीं दूं, ये 400 पार हो रहे हैं, तो ये सब चीजें माहौल है ना। आपकी बात में बिल्कुल दम है। अनिल आपके पास में आना चाहूंगा, देखिए पहले फेज में गिरावट, दूसरे में गिरावट, 5 फेज अभी बाकी और चुनाव बड़ा लंबा है, 1.5 महीने का वक्त पहले फेज से और चुनाव परिणाम के बीच में। क्या लगता है कि लास्ट फेज तक नेता भी थक चुके होंगे, क्योंकि उनकी भी अपनी एक कैपेसिटी होगी, उनकी जो एनर्जी है उसके लेवल पर भी असर पड़ने लग जाएगा, कुछ तो दिखाई भी देता है अभी। अगर यही प्रयास इसी तरह से हम देख पा रहे हैं तो लगता है आपको कि रीजनल पार्टीज के एरिया छोड़ दीजिए, क्योंकि वहाँ का अपना एक अलग वो चलता है, वहाँ वोटिंग परसेंटेज भी बढ़ता है, तो असर और जा सकता है। अगर कोई सार्थक प्रयास और नहीं किए गए तो डाउन जा सकता है। देखिए बिल्कुल लंबा चुनाव होता है तो असर पड़ेगा ही पड़ेगा, जनता पर थोड़ा इफेक्ट होता है। 15-20 दिन का चुनाव अगर होता है तो उसमें ज़्यादा रुझान होता है। महीने भर तक के चुनाव को अगर कंप्लीट कर लिया जाए तो वो भी एक उस चुनावी माहौल में ढर्रे में रहता है। लेकिन जिस तरह से चुनावी प्रक्रिया इतनी लंबी चल रही है, ये जनता के सिर से उतर भी सकती है। हालांकि पहले चरण के चुनाव के बाद में दूसरे चरण में कुछ गेन भी किया है, और ये दूसरे चरण की जो सीटें हैं अगर 2019 में देख लिया जाए तो पहले फेज और दूसरे फेज की जो सीटें थी उसमें भी थोड़ा सा मतदान ज़्यादा था। ये जो आकलन पिछले अगर मतदान प्रतिशत का देख लिया जाए तो वो ये बताता है, तो मतदान प्रतिशत तो बढ़ना था, क्योंकि पिछली बार भी इन सीटों पर अधिक मतदान रहा है, लेकिन रिकॉर्ड नहीं बना। पिछला ऑल ओवर अगर 25 सीटों का देख लिया जाए तो उससे भी अभी तक मतदान प्रतिशत कम ही है राजस्थान में दिखाई दे रहा है। और दूसरे स्टेट में भी अगर देख लिया जाए, राजस्थान में अगर होता तो ये सोचने विषय होता कि शायद राजस्थान की जनता सुस्त चल रही है, लेकिन दूसरे स्टेट की अगर तस्वीर देख ली जाए तो वहां पर भी ऐसा ही है। बिहार में वोटिंग कम हो रही है, तो यूपी जैसी जगह में कम हो रहा है, तो ये टेंशन देने वाली चीजें। अब वोटर कैसे बाहर निकलेगा, प्रयास तो पूरे किए जा चुके हैं, तमाम चीजें भाषणों में अगर देखा जाए तो भाषणों को नया रंग भी दिया जा रहा है, नए फ्लेवर भी दिए जा रहे हैं, लेकिन
लेकिन अभी तक जितना वोटर आना चाहिए था, राजस्थान में 4 महीने पहले विधानसभा की वोटिंग होती है, 70% से ऊपर वोट हो जाता है, और 4 महीने में इसे क्या सुस्ती आ गई कि जनता वोट करने के लिए नहीं पहुंच रही है। तो ये जरूर है कि कुछ कारण ऐसे जरूर हैं जो कि पोलिंग बूथ तक वोटर को नहीं खींच पा रहे। बिल्कुल, निश्चित रूप से कहीं ना कहीं प्रयासों में कमी रही है, ये सबसे बड़ी बात है। और एक माहौल जिस तरह से दिखना चाहिए चुनाव का, वो जनता की चर्चाओं के बीच से, माउथ पब्लिसिटी या जो टॉकिंग्स होती हैं उसके बीच से निकल के आती है, लेकिन अब नहीं दिखाई दे रही है। उसका एक असर होना चाहिए। और जो बांसवाड़ा यानी कि एकदम सुदूर आदिवासी बेल्ट और बाड़मेर, इसके लिए कहा जाता है कि बाड़मेर भेजने का मतलब ही पनिशमेंट है, लेकिन वहाँ इतिहास रचा एक तरह से, वहाँ सर्वाधिक वोटिंग हुई है दोनों ही जगह पे। तो ये भी एक रोचक बात होगी। चलिए, आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया, और खास खबर में इतना ही। दीजिए इजाजत, नमस्कार।